सो हेलो एंड वेलकम टू चैनल स्मार्ट स्टडी विद साइमा। और आज हम फिर से एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं। जो पैसेज मैंने आप लोगों के लिए लिया है आज द हिंदू से, वो है बैटल ऑफ विल्स ऑन द यूएस वॉर ऑन ईरान। ऑब्वियसली जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में और गल्फ नेशंस में, उसी के ऊपर है। और देखते हैं आज की वोकैबुलरी सबसे पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल। ठीक है, पार्ट 1 क्या है? ब्लॉकेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी नाउन। क्या मतलब होता है ब्लॉकेड का? एन एक्ट ऑफ सीलिंग ऑफ अ प्लेस टू प्रिवेंट गुड्स और पीपल फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग। ठीक है, नाकेबंदी कर देना। चलिए सिनोनिम्स देखिए। सीज, बैरियर, एम्बार्गो, ऑब्स्ट्रक्शन, क्लोजर। ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। आज ये एंटोनिम्स पे एक्सेस, ओपनिंग, पैसेज, फ्रीडम एंड रिलीज, ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स। नेमोनिक ट्रिक देखते हैं ताकि ये वर्ड जो है आपको ब्लॉकेड ये इजीली याद रह सके। ब्लॉकिंग ऑल हेल्प्स और मूवमेंट। देखिए ब्लॉक और एड को अलग अलग कर दिया है। ब्लॉक प्लस एड का मतलब क्या हो गया? ब्लॉकिंग ऑल हेल्प और मूवमेंट। ब्लॉक कर देना कोई भी हेल्प का आना या किसी भी मूवमेंट का, उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक एड। चलिए नेक्स्ट है डिप्लोमेसी। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। क्या मतलब होता है इसका? द आर्ट ऑफ डीलिंग विद इंटरनेशनल रिलेशंस टैक्टफुली। ऐसी आर्ट जिसमें आप डील कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। कैसे? टैक्टफुली, सोचते समझते हुए, लॉजिकली। सिनोनिम्स देखिए। नेगोशिएशन, टैक्ट, स्ट्रैटेजी, डायलॉग या मीडिएशन। ओके, एंटोनिम्स देखें। कन्फ्लिक्ट, एग्रेशन, हॉस्टिलिटी, वॉर एंड वायलेंस। हिंदी मीनिंग्स भी साथ साथ गिवन है ताकि आप जो है इसको समझ सकें और अच्छे से याद रख सकें। नेमोनिक ट्रिक क्या होगी डिप्लोमेसी की? सॉल्विंग इश्यूज पीसफुली लाइक एजुकेटेड टॉक्स। डिप्लोमा, डिप्लोमा देखा है ना आपने, सुना है डिप्लोमा क्या होता है? ऐसे इश्यूज को सॉल्व करना, कैसे? पीसफुली करना और एजुकेटेड टॉक्स की तरह करना, उसे बोलते हैं डिप्लोमा। तो डिप्लोमा से आप डिप्लोमेसी याद रख सकते हैं। और डिप्लोमेसी में क्या होता है? आर्ट ऑफ डीलिंग इंटरनेशनल रिलेशंस टैक्टफुली। इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे डील करना है, वो चीज़ें टैक्टफुली समझना और करना, उसे बोलते हैं डिप्लोमेसी। आगे बढ़ते हैं। मेडिएट इज़ अ वर्ब। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी वर्ब है। क्या मीनिंग होता है? टू इंटरवीन बिटवीन टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। इंटरवीन करना दो पार्टीज के बीच में ताकि रिजॉल्व हो सके कोई डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब कन्फ्लिक्ट या लड़ाई, कोई फाइट। ओके, सिनोनिम्स क्या होते हैं? आर्बिट्रेट, नेगोशिएट, इंटरवीन, कॉन्सिलिएट एंड सेटल। ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे? एग्रेवेट, प्रोवोक, इग्नोर, एस्केलेट एंड डिस्ट्रप्ट। सब क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। निमोनिक देखें। मीडिया स्प्रेड्स न्यूज़। जो मीडिया है, आपने सुना होगा किस लिए यूज़ होता है मीडिया वर्ड, या मीडिया क्या करती है? न्यूज़ को स्प्रेड करती है। तो मीडिएट स्प्रेड्स पीस। आप मीडिया से मीडिएट वर्ड याद रख सकते हैं। मीडिया का काम होता है, क्या करती है? न्यूज़ को स्प्रेड करती है। और मीडिएट क्या स्प्रेड करता है? पीस। ऑपोजिट है, ठीक है। तो देखिए मीडिएट का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरवीन करना दो पार्टीज के बीच में ताकि रिजॉल्व हो सके डिस्प्यूट, ताकि पीस आ सके, ठीक है, पीस को स्प्रेड आउट कर सके। चलें आगे बढ़ते हैं। रिटेलिएशन इज अ नाउन। व्हाट इज द मीनिंग? एन एक्ट ऑफ रिवेंज और रिस्पॉन्स टू हार्म। ऐसा एक्ट किसके लिए एक्ट करना? रिवेंज के लिए या रिस्पॉन्स के लिए हार्म को। ओके, सिनोनिम्स पे देखते हैं। रिवेंज, रिप्रीजल, प्ले बैक, पे बैक, बदला लेना, ठीक है ना। और काउंटर अटैक, पलटवार, वेंजियंस, प्रतिशोध। ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? रिवेंज, रिप्रीसल, प्ले बैक, पे बैक, काउंटर अटैक और वेंजियंस। ओके, अब आ जाए ऑपोजिट्स पे रिटेलिएशन के क्या होंगे एंटोनिम्स? फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना, मर्सी, दया खाना, पार्डन, माफ़ी मांगना, कंपैशन, सहानुभूति और लिनियंसी, नरमी। लिनियंसी का मतलब क्या होता है? नरमी। ठीक है, इनकी स्पेलिंग्स भी देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिक ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं आप? री प्लस टैली। ठीक है, री और टैली को अलग अलग कर दिया, मतलब हिटिंग बैक अगेन, है ना, दोबारा से हिट बैक करना। ओके, नेक्स्ट है सीज फायर। सीज फायर क्या होता है? एक नाउन है। क्या मतलब होता है इसका? टेम्पररी स्टॉप इन फाइटिंग। टेम्पररी स्टॉप किसके अंदर? फाइटिंग के अंदर। ओके, व्हाट आर द सिनोनिम्स? ट्रूस, आर्मिस्टाइस, ये देखिए आर्मिस्टाइस, हॉल्ट मतलब रुक जाना, और सस्पेंशन, निलम, पॉज, विराम। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ऑपोजिट्स क्या होंगे? वॉर, कन्फ्लिक्ट, बैटल, अटैक एंड फाइटिंग। ये सब क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। निमोनिक ट्रिक देखिए। सीज का मतलब स्टॉप प्लस फायर। सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना किस चीज़ को, और फायर वेपन्स को, स्टॉप फाइटिंग, ठीक है। दो, सीज फायर मतलब रुकना, और कैसे रुकना?
वेपन्स वगैरह का रोक देना, मतलब स्टॉप कर देना लड़ाई को, तो सीज फायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेटरेंस। डेटरेंस क्या है? नाउन है। व्हाट इज द मीनिंग? द एक्ट ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन थ्रू फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, एक ऐसा एक्ट जो हो है किस वजह से हो है? डिस्करेज करने से। ठीक है, एन एक्शन थ्रू फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज के डर से एक ऐसा एक्ट करना जिसकी वजह से डिस्करेज कर दिया जाए। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? डेटरेंस। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। प्रिवेंशन, हिंड्रेंस, चेक, डिस्करेजमेंट, रिस्ट्रेंट। ये सब क्या है? इसके डेटरेंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स देखते हैं, ऑपोजिट्स क्या होंगे? एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, देखिए ना, एनकरेजमेंट सपोर्ट करना या प्रमोशन बढ़ावा देना, मोटिवेशन प्रेरणा देना, और असिस्टेंस मतलब सहायता करना। ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। निमोनिक ट्रिक क्या होगी? डिटर, स्कार, स्केयर समवन टू स्टॉप, किसी को डराना, और उसे किस लिए डराना? रोकने के लिए, तो डिटर। ठीक है, उससे से क्या बना? डेटरेंस। कंसेशंस इज द नाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेशंस? समथिंग गिवन अप टू रीच एन एग्रीमेंट, कोई ऐसी चीज़ देना कि एग्रीमेंट तक पहुंचा जा सके, रियायतें कर देना, जैसे यहाँ पे हिंदी में दे रखा है रियायतें। ओके, सिनोनिम्स क्या होंगे? कॉम्प्रोमाइज़ करना, समझौता, अलाउंस छूट, एडजस्टमेंट समायोजन, ग्रांट प्रदान करना, और रिलीफ मतलब राहत। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंसेशन के। कमिंग टू द एंटोनिम्स, रिफ्यूजल, डीनियल, रेजिस्टेंस, रिजेक्शन एंड ओपोजिशन, सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। व्हाट इज ए निमोनिक ट्रिक? कंसीड मतलब गिव अप समथिंग ना। कंसीड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ देना, गिव अप करना। तो इसका मतलब भी देखेंगे अगर आप, कंसेशन का यही है, समथिंग गिवन अप टू रीच एन एग्रीमेंट। तो कंसीड से आप कंसेशन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिसरप्ट। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, वर्ब है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। डिसरप्ट की और क्या मीनिंग होता है इसका? टू इंटरप्ट और डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग। इंटरप्ट करना या डिस्टर्ब करना कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग को। देखते अगर देखिए यहाँ मैं बता रही हूँ आपको कि वर्ब है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है? जब कोई काम बता रहा हो, क्रिया, है ना। तो वर्ब, डिस्टर्ब जो है वो क्या है? वर्ब है, मतलब कोई काम करने वाली चीज़ है, कोई एक्शन वर्ड है ये। जैसे कि मीनिंग में देखेंगे तो क्या है? इंटरप्ट करना या डिस्टर्ब करना नॉर्मल फंक्शनिंग में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स। डिस्टर्ब परेशान करना, और इंटरप्ट बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट ब्रेक, डिसऑर्डर, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स डिस्टर्ब के। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो रोक रही है चीज़ों को। ठीक है, परेशान करना, बाधा डाल रही है, रोक रही है, तोड़ना, ब्रेक मतलब तोड़ना। ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब इसके हमें ऑपोजिट्स देखने हैं, वो क्या है? मेंटेन बनाए रखना, है ना, कंटिन्यू जारी रखना, सपोर्ट स्टेबलाइज ऑर्गेनाइज व्यवस्थित करना, ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट डिस्टर्ब के। याद कैसे रखेंगे? ट्रिक देखिए। डिस प्लस रप्ट, डिस प्लस रप्ट मतलब रप्चर, रप्चर का मतलब क्या होता है? ब्रेक, टूट जाना, है ना। तो ब्रेक नॉर्मल फ्लो, तो डिसरप्ट का मतलब क्या हो गया? कोई नॉर्मल फ्लो है उसको तोड़ देना, बीच में से ब्रेक कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज फ्रेजाइल, एंड पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। इट मीन्स इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्या मतलब होता है इसका? नाजुक, ईजिली ब्रोकन और डैमेज, कोई भी ऐसी चीज़ जो आसानी से टूटी जा सके या इसको तोड़ा जा सके, डैमेज किया जा सके, फ्रेजाइल बोलते हैं। ठीक है, क्या होंगे सिनोनिम्स? देखिए, डेलिकेट कोमल, वीक कमज़ोर, ब्रिटल, और सेंसिटिव वल्नरेबल, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ओके, आज ये एंटोनिम्स पे। ऑपोजिट क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, टफ, स्टेबल एंड सॉलिड। हिंदी मीनिंग भी देखिए, मजबूत, टिकाऊ, ठीक है, कठोर, स्थिर और ठोस। अब आते हैं निमोनिक ट्रिक पे। सो व्हाट इज़ द निमोनिक ट्रिक? ग्लास इज़ फ्रेजाइल, ग्लास कैसा होता है? बहुत फ्रेजाइल होता है, उसे हम इजीली तोड़ सकते हैं, वो टूट जाता है। तो फ्रेजाइल को आप कैसे याद रख सकते हैं? ग्लास से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए इसके। नेक्स्ट है स्क्वांडरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड। स्क्वांडरिंग क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इसकी वर्ब है, इट मीन्स इट इज़ एन एक्शन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ड है ये। देखते हैं क्या है? वेस्टिंग समथिंग केयरलेसली, बर्बाद करना, किसी चीज़ को वेस्ट करना, लेकिन कैसे? केयरलेसली।
अब सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, देखिए, वेस्ट बर्बाद करना, मिसयूज दुरुपयोग करना, स्पेंड रेकलेसली, थ्रो अवे एंड डिप्लीट समाप्त करना। ये सब क्या है, सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या है, देखिए, सेव बचाना, प्रिजर्व, यूटिलाइज, कंजर्व और इन्वेस्ट। ये सब हो जाएंगे इसका एंटोनिम्स, स्क्वेंडरिंग के। आज ही निमोनिक पे स्क्वेंडर का मतलब होता है स्क्वायर अंडर, ठीक है, इस तरह से इसको डिनोट किया है, स्क्वेंडर को डिवाइड कर दिया, एक फ्रेज बना दिया, स्क्वायर अंडर। और मनी गोइंग डाउन यूजलेसली, आप इससे याद रख सकते हैं कि कोई भी मनी वाली बात है, मनी, ठीक है, पैसे की बात है, तो कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यूजलेसली मतलब उसे वेस्ट किया जा रहा है केयरलेसली, ठीक है, स्क्वेंडर, स्क्वायर अंडर, ठीक है। चले आज ये फ्रेजल वर्ब पे, तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, वो है आज के एडिटोरियल में जो लिखा है, एडिटर ने यूज़ किया है, वो है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का क्या मतलब होता है, टू कंटिन्यू और मेंटेन अ पोजीशन, कंटिन्यू करना, ये पोजीशन को मेंटेन करना, ठीक है, गिव अप ना करना, इजीली नॉट गिव अप, ठीक है, इजीली क्विट ना करना, गिव अप ना करना, तो इसका क्या मतलब होता है, होल्ड ऑन। ये वाला फ्रेजल वर्ब या फ्रेज यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, डिस्पाइट प्रेशर ईरान डिसाइडेड टू होल्ड ऑन टू इट्स कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट। प्रेशर होने के बावजूद भी, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से ईरान ने क्या डिसाइड किया कि वो मेंटेन रखेगा, क्या मेंटेन रखेगा, अपनी पोजीशन, किस चीज़ की, कंट्रोल करने की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, ठीक है, जो हमारा स्ट्रेट है जहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, ओशन रूट है, वहाँ पे कंट्रोल किसका है, ईरान का। चलिए ये सब हम देखेंगे, अभी पढ़ेंगे एडिटोरियल में, सब चीज़ें और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी फ्रेजल वर्ब्स देख लेंगे। नेक्स्ट है लिफ्ट अप। अब लिफ्ट अप का क्या मतलब होता है, टू रिमूव और एंड समथिंग, रिमूव कर देना या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है, जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस लगाना या ब्लॉकेट कर देना, लिफ्ट अप। लेकिन कर देना पहले हुए, लेकिन इसका क्या, लिफ्ट अप मतलब उठाना, रिमूव कर देना, ख़त्म कर देना, कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, कहीं ब्लॉकेड लगे हुई है, तो उसको ख़त्म कर देना, हटा देना। देखिए लिफ्ट अप, लिफ्ट अप मैंने बताया, जब मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स करा रही थी तो मैंने ऑन, ऑफ, अप, अंडर, ये भी आपको मैंने समझाया था कि इससे भी आप इन ट्रिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं। अब यहाँ अप की बात हो रही है, लिफ्ट भी है साथ में अप भी है, तो मतलब किसी चीज़ को उठा रहे हैं, तो मतलब टू रिमूव और एंड समथिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस देखते हैं, द यूएस शुड लिफ्ट अप द ब्लॉकेड टू रिड्यूस टेंशंस इन द रीजन, ठीक है, यूएस को क्या करना चाहिए, लिफ्ट अप द ब्लॉकेड, ब्लॉकेड को हटाना चाहिए, उठा रिमूव करना चाहिए, ताकि रिड्यूस किया जा सके टेंशन रीजन के अंदर। चलिए नेक्स्ट फिक्स प्रपोजिशन देखिए, फर्स्ट है एंगेज इन। एंगेज इन मतलब टू टेक पार्ट इन और बिकम इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी, इन्वॉल्व होना या पार्ट लेना किसके अंदर, एक्टिविटी के अंदर। एग्जाम्पल देखें, बोथ कंट्रीज कंटिन्यू टू एंगेज इन डिप्लोमेटिक डिस्कशंस थ्रू पाकिस्तान, ठीक है, दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो क्या हुए, कंटिन्यू इंगेज हुआ, कंटिन्यू करा उन्होंने, किसके अंदर, डिप्लोमेटिक डिस्कशंस के अंदर, किसके थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है। कौन सी कंट्रीज़ की बात हो रही है, यूएसए और ईरान, ओके। नेक्स्ट है एग्री ऑन। एग्री ऑन का क्या मतलब होता है, फिक्स प्रपोजिशन का, टू हैव द सेम ओपिनियन और रीच अ म्यूचुअल डिसीजन। दोनों ही पार्टीज़ का या जो भी पार्टीज़ हैं साथ में मीटिंग है, उन सबका एक ही ओपिनियन होना या म्यूचुअल डिसीजन होना, उसे क्या बोलेंगे, एग्री ऑन। एग्जाम्पल देखिए, द टू साइड्स मस्ट एग्री ऑन की इश्यूज टू इंश्योर लास्टिंग पीस, तो दोनों साइड्स ही वो एग्री हो गई एक ही इशू पे, और क्या इंश्योर करने के लिए, लास्टिंग पीस, ताकि पीस को लास्ट किया जा सके। वेट अ सेकंड, अ नेटवर्क इशू इज कमिंग अप, लेट मी रिजॉल्व दिस फर्स्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड फिक्स प्रपोजिशंस, नेक्स्ट इज कॉलोकेशंस। फर्स्ट है नेवल ब्लॉकेड। नेवल ब्लॉकेज क्या होता है, इट रिफर्स टू द यूज ऑफ नेवल फोर्सेस टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ शिप्स एंड ट्रेड रूट्स, ठीक है, नेवल फोर्सेस का यूज़ करना रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मूवमेंट्स का शिप्स क्या, ट्रेड रूट्स में, ठीक है, तो नेवल ब्लॉकेज। अब नेवल जो है आप याद रखेंगे, स्पेसिफिकली यूज्ड विद मिलिट्री एक्शंस, जितने मिलिट्री एक्शंस हैं उसके अंदर नेवल यूज़ होगा, ठीक है, रिलेटेड टू सी, जब भी बात होगी सी रूट्स की। एंड ब्लॉकेड इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस, जब भी ब्लॉकेड कहाँ आता है, जब भी हम बात करते हैं मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस की। टुगेदर दे फॉर्म अ स्टैंडर्ड टर्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक स्टैंडर्ड टर्म है ये, जो है नेवल ब्लॉकेड, और इसी तरह इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। द कंट्री इम्पोज्ड अ नेवल ब्लॉकेड टू कंट्रोल मैरीटाइम ट्रेड, फाइन, सी रूट्स को ब्लॉक करने के लिए। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमी।
refers to the worldwide system of economic activities affected by the conflict. अब इसके अंदर सारी क्या आता है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, वर्ल्ड वाइड सिस्टम जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो इफ़ेक्ट कर जाती हैं किसकी वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से, उसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी। अब ग्लोबल नेचुरली कोलोकेट्स विद इकोनॉमी, ठीक है, ग्लोबल जो है वो हमेशा कोलोकेट होता है इकोनॉमी के साथ। व्हेन रेफरिंग टू वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सिस्टम्स, जब हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सिस्टम्स की, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मल एक्सप्रेशन है और कहाँ यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स या न्यूज़ राइटिंग में। न्यूज़ आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, आज का भी अगर आप यहाँ पे एडिटोरियल पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें कोलोकेशन यूज़ हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फॉर्मल टर्म्स हैं, ये स्टैंडर्ड टर्म्स है, ऐसे ही यूज़ की जाती हैं, ऐसे ही बोली जाती हैं, लिखी भी जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए ग्लोबल इकोनॉमी का, डिस्ट्रप्शंस इन ऑयल सप्लाई कैन सीवियरली इम्पैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। अगर डिस्ट्रप्शंस हो जाएगा ऑयल सप्लाई में, उसकी वजह से क्या होगा, सीवियरली इम्पैक्ट होगा किस पे, ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। फर्स्ट है बेलिग्रेंट, अ नेशन और पर्सन एंगेज इन वॉर और कन्फ्लिक्ट, ठीक है, एक ऐसा नेशन या पर्सन जो इंगेज होता है वॉर में या कन्फ्लिक्ट में, उसे बोलते हैं बेलिग्रेंट, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू नेगोशिएशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। इडियम्स है, फर्स्ट जो है वो मैंने आपको पैसेज की थीम पे बेस्ड दिया है, ठीक है, प्ले हार्ड बॉल। और आज जो यूज़ हुआ है, जो एडिटर ने यूज़ करा है पैसेज के अंदर एडिटोरियल में, वो सिल्वर लाइनिंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करा है, ठीक है, वो हम देखेंगे क्या है। तो पहले फर्स्ट देख लेते हैं, प्ले हार्ड बॉल, टू एक्ट एग्रेसिवली और यूज स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स टू अचीव समथिंग, ठीक है, एक्ट करना एग्रेसिवली या यूज़ करना स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, हिंदी में भी देख लीजिए, सख्ती से पेश आना, सख्ती से पेश आने का मतलब क्या होता है, प्ले हार्ड बॉल, ईडियम में। द यूएस डिसाइडेड टू प्ले हार्ड बॉल बाय कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ईरान। यूएस ने क्या डिसाइड करा कि वो क्या खेलेगा, प्ले हार्ड बॉल खेलेगा, प्ले हार्ड बॉल मतलब सख्ती करेगा, बाय कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ईरान, ठीक है, इकोनॉमिक प्रेशर बनाते हुए ईरान पे। नेक्स्ट है सिल्वर लाइनिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूज़ हुआ है, ठीक है, आज एडिटोरियल में। और इसका क्या मतलब होता है देखते हैं, अ स्मॉल पॉजिटिव एक्सपेक्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, छोटा सा पॉजिटिव एक्सपेक्ट होना किसके अंदर, डिफिकल्ट सिचुएशन में, कठिन परिस्थिति में भी एक अच्छी बात होने को क्या बोलेंगे, सिल्वर लाइनिंग। ओके, द सीज फायर वॉज द ओनली सिल्वर लाइनिंग इन एन अदरवाइज टेंस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। अब ऐसी टेंस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर एक सीज फायर ही एक कंडीशन बरसती है, एक एग्रीमेंट ऐसा बचता है जिसकी वजह से एक सिल्वर लाइनिंग हमें नज़र आती है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट नज़र आता है डिफिकल्ट सिचुएशन में। चलिए आगे बढ़ते, जार्गन्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या होते हैं, ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय वन कंट्री ऑन अनदर टू इन्फ्लुएंस इट्स एक्शंस, ठीक है, ऐसे एक्शंस जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, ताकि उसके एक्शंस को रोका जा सके, रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। एग्जाम्पल देखिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज टू प्रेशर द कंट्री इनटू नेगोशिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन, स्ट्रैटेजिक डेटरेंस। अब आपको डेटरेंस का मतलब मैंने आपको वोकैबलरी में बताया है, ठीक है, डेटर करके बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पे वर्ड आया, टर्म आई है, स्ट्रैटेजिक डेटरेंस का मतलब क्या होता है, द यूज़ ऑफ मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री का यूज़ करना या पॉलिटिकल पावर का यूज़ करना, क्या, प्रिवेंट करने के लिए ओपोनेंट फ्रॉम टेकिंग हॉस्टाइल एक्शन, ओपोनेंट ताकि कोई हॉस्टाइल एक्शन ना ले सके। एग्जाम्पल, द नेशन स्ट्रेंथेंड इट्स मिलिट्री टू मेंटेन स्ट्रैटेजिक डेटरेंस इन द रीजन। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जार्गन्स, ठीक है, इसको आप समझेंगे और नोट भी करेंगे, याद भी करेंगे। अब दिस इज़ दी एडिटोरियल, और मैंने आज आपको थोड़ा से बड़े फॉन्ट में दिया है, बिगर फॉन्ट में, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि पहले वाला जो मैं फॉन्ट आपको दे रही थी काफ़ी स्मॉल था, छोटा था ना, तो रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैंने इस तरह से दो पैराग्राफ है, फर्स्ट वाला ये है स्लाइड, सेकेंड स्लाइड ये है, तो पहले आप इसको दोनों को रीड करेंगे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, पहले ही वाला पेज पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज, और जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, नेम्स है, डेटा है और वोकैबलरी है, वो सब यहाँ पे आप नोट करेंगे, देखेंगे। ओके, आई एम गिविंग यू 2 minutes, रीड दिस आर्टिकल, देन वी विल डिस्कस इट। ओके,
Okay, I am changing the slide now. This is the next paragraph of the editorial. रीड करें उसको भी स्किमिंग मेथड से, ठीक है। लास्ट में जो कंक्लूजन देते हैं एडिटर्स वो ज़रूर पढ़ा करिए, ठीक है। और सारे कीवर्ड्स, कोलोकेशंस वगैरह, सब चीज़ वोकेबलरी वगैरह, डेट आप नोट करें जल्दी से। ओके, okay, coming back to the editorial, let's discuss what editor is telling us and what it is all about. So सबसे पहले देखते हैं कि किस बारे में बात करिए। The conflict between the United States and Iran has become a battle of wills, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, कन्फ्लिक्ट को सुन रहे हैं कि इन दोनों ही गल्फ नेशंस के बीच में, खासतौर से ईरान और यूएस के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। तो ये जो क्या बोल रहे हैं इसको एडिटर, कि अभी जो है बैटल बन गई है विल्स की, बैटल ऑफ विल्स इसको नाम दिया है। इसमें इसका मतलब होता है ईगो क्लैश, ठीक है। दोनों ही कंट्रीज़ अपनी ईगो की वजह से इस बैटल को ख़त्म नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेन टेंशन इज इन दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मेन टेंशन कहाँ पर है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर है और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रेड रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रेड रूट्स हैं दोनों ही। अबाउट 20 to 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल पासिस थ्रू हॉर्मुज, ठीक है। हॉर्मुज से कम 20-30% ऑफ ग्लोबल सप्लाई होता है ऑयल का, ठीक है। तो मेन टेंशन यहाँ पे है। और इस पूरे कन्फ्लिक्ट को जो यूनाइटेड नेशंस और ईरान के बीच में चल रही है उसको क्या नाम दिया है? बैटल ऑफ विल्स। व्हाट ट्रिगर्ड टू द क्राइसिस? किसकी वजह से ये क्राइसिस हो रहे हैं, क्या ट्रिगर कर रहे हैं, इनको देखते हैं। ऑन February 28, 2026 द यूएस एंड इसराइल अटैक्ड ईरान। आपको पता है कि अटैक किया था कहाँ पे? ईरान पे। उसके बाद क्या हुआ? ईरान रिस्ट्रिक्टेड शिप मूवमेंट इन हॉर्मुज। ईरान ने बंद कर दिया रूट और सारे मूवमेंट्स बंद कर दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से। द यूएस ब्लॉक्ड ईरानियन पोर्ट्स। और उसके बदले में क्या हुआ कि यूएस ने ब्लॉक कर दी ईरानियन पोर्ट्स। सो बोथ साइड क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ईच अदर। अब दोनों ही साइड्स ने क्या करा? इकोनॉमिक प्रेशर बना दिया है एक दूसरे के लिए। अब यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं उसका नाम, उन सब के नाम भी एडिटर ने बताए हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हैं, अब्बास अगरची, जेयर्ड कुशनर, स्टीव विटकॉफ। पाकिस्तान प्लेड अ मीडिएटर रोल। पाकिस्तान क्या प्ले कर रहा है यहाँ पे? एक मीडिएटर, बीच का रोल प्ले कर रहा है। टॉक्स हैपेंड इन इस्लामाबाद ऑन April 11। 11 अप्रैल को भी, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में टॉक्स हुई थी। पीस टॉक्स कहाँ पे हुई थी? इस्लामाबाद में। तो ये अभी तक का है। उसके बाद वाई आर द टॉक्स फेलिंग? अभी जो टॉक्स अगर हो रही है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो ये फेल क्यों हो रही हैं? क्योंकि ईरान रिफ्यूजेज डायरेक्ट टॉक्स विद द यूएस। ईरान रिफ्यूज़ कर रहा है कि वो डायरेक्ट टॉक नहीं करेगा। किसके साथ? यूएस के साथ। क्योंकि यूएस ने ब्लॉक कर दिए हैं। क्योंकि यूएस ब्लॉकेड इज स्टिल एक्टिव। यूएस का जो ब्लॉकेड है पोर्ट्स पर वो अभी भी एक्टिव है। और इसराइल इज स्टिल अटैकिंग लेबनन। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसराइल जो है अभी भी अटैक कर रहा है लेबनन पे। तो यूएस क्या कह रहा है? इट विल नॉट रिमूव द ब्लॉकेट अंटिल अ डील हैपेंस। ब्लॉकेट इम्पोर्ट्स पे से, पोर्ट्स पे से कब तक नहीं हटेगी? जब तक डील हैपन नहीं होगी। डील को मानना पड़ेगा। उसके बाद इन सब का रिजल्ट क्या निकल रहा है? डेडलॉक। एक डेडलॉक हो गया, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही दोनों कंट्रीज़ की वजह, दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर प्रेशर बना रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मेन इशू है एक और, वो ये है कि इसराइल जो है अभी भी लेबनान पे अटैक कर रहा है। अब इन सब चीज़ों का रिस्क क्या है वो देखते हैं। डिस्ट्रप्शन ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई।
ये तो हो ही रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, डिस्ट्रप्शन हो रहा है ग्लोबल ऑयल सप्लाई में, और राइजिंग फ्यूल प्राइसेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, फ्यूल के जो प्राइसेस है वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहे हैं, डैमेज टू ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को डैमेज हो रहा है, और रिस्क ऑफ अ फुल स्केल वॉर, ये भी रिस्क है कि बहुत बड़ी एक फुल स्केल वॉर हो सकती है। ये सारे रिस्क हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे एडिटर ने पैसेज में मेंशन किए हैं। अब देखें करंट सिचुएशन क्या है, पॉजिटिव साइंस हमें क्या दिख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइंस हमें क्या दिख रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है, सीज फायर अप्रैल 8 में हुआ था 2026 में, स्टिल होल्डिंग, ठीक है, वो अभी तक होल्ड पर है, जो होना था। क्यों होल्ड पर है वो देखिए, वो दोनों ही साइड्स हैव नॉट एस्केलेटेड मिलिट्री फर्दर, जो सीज फायर है उसमें देखा गया कि दोनों ही साइड्स ने अभी तक मिलिट्री को आगे एस्केलेट नहीं किया है, बढ़ाया नहीं है, ठीक है, वॉर को, और आर स्टिल यूजिंग डिप्लोमेटिक चैनल्स विया पाकिस्तान, डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मीडिएटर जो है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, टॉक्स हो रहे हैं। तो अभी सिचुएशन ये है, पॉजिटिव साइन हमें मिल रहा है, जो सीज फायर हुआ अप्रैल 8 में, उसके बाद ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वॉर जो है वो एक्सकलेट नहीं हुई है, ठीक है, मिलिट्री आगे तरफ नहीं बढ़ रही है, और दूसरी क्या है, डिप्लोमेटिक चैनल जैसे पाकिस्तान के थ्रू बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज कॉल्ड अ सिल्वर लाइनिंग, स्मॉल होप। देखिए आगे ना इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो मैंने आपको समझाया था, यही यूज़ भी हुआ है एडिटर पैसेज में, अगर आपने अभी पढ़ा है एडिटोरियल, आपने नोट किया हुआ, इसलिए मैं आपको पढ़ने के लिए भी दे देती हूँ, रीड करने के लिए, कि आप रीड करें और नोटिस करें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वर्ड्स आए हैं। तो ये क्या है, जो ये पॉजिटिव साइन हमें मिला है, करंट सिचुएशन जो अभी है, सीज फायर जो है होल्ड पर है, इसको क्या बोला है एडिटर ने, सिल्वर लाइनिंग बोला है, कि छोटी सी होप हमें नज़र आ रही है कि हो सकता है ये कन्फ्लिक्ट जो है, ये वॉर जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एडिटर का मेन सजेशन क्या है, क्या बताया है एडिटोरियल में, बोथ साइड्स शुड फॉलो रेसिप्रोकल डी एस्केलेशन, कि दोनों ही साइड्स को, मतलब ईरान को भी और यूएस को क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, रेसिप्रोकल डी एस्केलेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बोथ टेक्स अ स्टेप बैक टुगेदर, दोनों ही साइड जो है एक एक स्टेप बैक हो जाएं, ठीक है, दोनों तरफ से, रेसिप्रोकल डी एस्केलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये बताया गया है एडिटोरियल में। और कुछ सजेस्ट करें स्टेप्स, देखिए क्या है, यूएस शुड लिफ्ट ब्लॉकेड, यूएस को ब्लॉकेड हटा देना चाहिए, उसके बाद ईरान शुड रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस रीओपन कर देने चाहिए, और देन स्टार्ट प्रॉपर पीस टॉक्स, उसके बाद प्रॉपर पीस टॉक्स दोनों ही कंट्रीज बैठ के करें। की कंसेप्ट देख लीजिए क्या बताए हैं, ब्लॉकेड क्या होता है, स्टॉप ट्रेड सप्लाईज, ये मैंने आपको बताया है, सीज फायर टेम्प्रोरी स्टॉप इन फाइटिंग, डेटरेंस शोइंग स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट अटैक, डी एस्केलेशन रिड्यूस टेंशन, तो ये कंसेप्ट हैं, इनको आप नोट करेंगे, ठीक है। और क्या बता रहे हैं एडिटर, देखें, द एडिटोरियल आर्ग्यूज, क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, दैट ओनली म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज, सिर्फ म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज ही एक तरीका है, ना कि प्रेशर बनाना, कैन सॉल्व द यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट एंड प्रोटेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ करके ही ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इसे सॉल्व किया जा सकता है, और ग्लोबल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ दी होल एडिटोरियल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पार्ट 5 यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस हैं, जीएस 2 या जीएस 3 में जैसे आपको लिखना है, आपको पता होना चाहिए हमें कैसा लिखना है, क्वेश्चन आ जाता है अगर इस पर, इससे रिलेटेड कोई पैसेज आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ मैरीटाइम कन्फ्लिक्ट्स एंड ब्लॉकेड ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद रेफरेंस टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस। तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें बतानी है जो मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ग्लोबल ऑयल ट्रेड एंड जियो पॉलिटिक्स में, ठीक है, ये आपको बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, किसके अंदर, ग्लोबल ऑयल सप्लाई ट्रेड में और जियो पॉलिटिक्स में। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जियो पॉलिटिकल टेंशन क्या हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, ये सब आप बताएंगे, ठीक है, कि डिस्ट्रप्शन हो रहा है ऑयल सप्लाई में, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो चुका है, ठीक है, जो ट्रेडिंग थी ग्लोबली वो कम हो गई है इसी वजह से, क्योंकि ऑयल के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं। अब जियो पॉलिटिकल टेंशन में क्या आएगा, कि रोल क्या है यूनाइटेड स्टेट्स का, ईरान का और उसकी एलीज का, ठीक है। और सिक्योरिटी कंसर्न्स बताएंगे, मिलिट्रीराइजेशन ऑफ सी रूट्स, ठीक है, सी रूट्स जो है उसका जो मिलिट्रीराइजेशन है, मतलब सी रूट्स पे जो मिलिट्री है, सिक्योरिटी कंसर्न्स, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, सी रूट्स की बात करेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन ऑयल इम्पोर्ट्स,
नेक्स्ट एग्जांपल देंगे आप केस स्टडीज़ का, या जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया रिसेंट यूएस ईरान टेंशंस एंड टैंकर सीजर्स और पास्ट ऑयल शॉक्स और गल्फ क्राइसिस, ये सब एग्जांपल देंगे आप। उसके बाद चैलेंजेस बताएंगे, ओवर डिपेंडेंस और नैरो मैरीटाइम चॉक पॉइंट्स, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल गवर्नेंस फॉर सी रूट्स, ये सब बताएंगे। अच्छा, कंक्लूड कैसे करेंगे देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉस और प्रोमोटिंग डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, डिस्कस द रोल ऑफ डिप्लोमेसी वर्सेस मिलिट्री कोएर्जन इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग यूएस ईरान टेंशंस, सजेस्ट अ सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड। आपको सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड भी बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, आंसर में इंट्रोडक्शन में डिफाइन करेंगे डिप्लोमेसी क्या होती है, या मिलिट्री कोएर्जन इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है। उसके बाद लिंक करेंगे उसको, लिंकिंग टू करंट टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, जो अभी टेंशन चल रही है यूएस और ईरान में, उसको उससे लिंक कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद गवर्नेंस का क्या रोल है, एथिकल एक्सपेक्ट, पॉलिटिकल टेंशन, ये सब बताएंगे, जैसे कि रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड मीडिएटर्स लाइक पाकिस्तान, इनका क्या रोल है, और ह्यूमन इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वार, और लीडरशिप डिसीजन एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज बताएंगे, सैंक्शंस, ब्लॉकेड्स, ग्लोबल मार्केट इंस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें। एग्जाम्पल देंगे, सीज फायर एफर्ट्स एट स्टॉल्ड नेगोशिएशंस का, और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स वेयर डिप्लोमेसी सक्सीडेड या फेल्ड। ओके, चैलेंजेस में क्या बताएंगे, ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन नेशंस, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर हो, कॉन्टिन्यूड इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, और वे फॉरवर्ड जैसे आपको यहाँ बताना है, सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड देना है। तो फेज नेगोशिएशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रेशर्स, और रेसिप्रोकल डी एस्केलेशन, लिफ्टिंग ब्लॉकेड्स, रीओपनिंग ट्रेड रूट्स। ठीक है, और स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, आप यहाँ देखेंगे कि रेसिप्रोकल डी एस्केलेशन, ब्लॉकेड्स को उठाया जाए, ख़त्म किया जाए, रिमूव किया जाए, रीओपनिंग की जाए ट्रेड रूट्स की, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। रेसिप्रोकल डी एस्केलेशन मैंने आपको समझाया था, एडिटोरियल में भी ये बात कही है एडिटर ने। उसका मतलब क्या होता है कि दोनों ही साइड जो है स्टेप बैक हो जाए बराबरी से। ठीक है, म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये आप सब बताएंगे इसके अंदर। आज ये सी सेट के क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी मोस्ट लॉजिकली ड्रॉन फ्रॉम द एडिटोरियल रिगार्डिंग द अप्रोच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। अब आपको इसमें से लॉजिकली इन्फ्लुएंस करना है। लॉजिकल इन्फ्लुएंस मतलब आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट स्टेटमेंट है जो इस पूरे पैसेज को, ठीक है, पूरे एडिटोरियल को कंक्लूड कर रहा है। रीड द ऑप्शंस एंड गिव मी द आंसर। So what will be the answer of this question? C. Despite growing tensions, both sides are avoiding full-scale escalation while keeping limited diplomatic channels open. Okay, coming to the part 6A, थीम्स देखते हैं कैसे क्वेश्चंस और कहाँ आते हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले थीम जो है, फर्स्ट थीम क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैरीटाइम चॉक पॉइंट्स। ठीक है, अब कहाँ पे है, कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएसटी, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, ऐसे पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है देखिए। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चॉक पॉइंट्स लाइक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। व्हाट चैलेंजेस डू सच रीजन्स पोज फॉर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। ओके, थीम 2, डिप्लोमेसी वर्सेस कोएर्जन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, और ऐसे पेपर में देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिस्कस करें वेदर डिप्लोमेसी इज मोर इफेक्टिव देन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोएर्जन इन रिजॉल्विंग मॉडर्न जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, विद रेफरेंस देना है आपको टू टेंशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। तो आपको ये सब चीज़ें इसमें बतानी है जो मैंने आपको एडिटोरियल में बताई हैं। थीम 3 देखिए, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, GS3 इकोनॉमी या ऐसे पेपर। देखिए, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ रीजनल कन्फ्लिक्ट्स, इम्पैक्ट आपको इवेलुएट करने किसके, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स के, ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में क्या है, हाउ डू डिस्ट्रप्शंस इन की रीजन्स इफेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। अब जो डिस्ट्रप्शंस हैं की रीजन्स के अंदर कैसे इफेक्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे कि इंडिया में। चलें 6B, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैरीटाइम चॉक पॉइंट्स लाइक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं और आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट मुझे बताना है। रीड द ऑप्शंस एज वेल।
What will be the answer? Answer is A, first and third only. Okay, second MCQ पे आज है, which of the following is the most likely economic consequence of prolonged naval blockades between countries? Read the options. A, B, C or D. Answer is C. Okay, third MCQ क्या है? Consider the following statements about economic sanctions and blockades. ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है. Read the three statements, first, second and third statement, and give me the answer. What will be the right answer? B. ठीक है, चलिए MCQ 4. In the context of international conflicts, which of the following best explains the concept of deterrence? ठीक है, deterrence का आपको मीनिंग पता है, जल्दी से मुझे आंसर करें. रीड दी ऑप्शंस A, B, C और D. What will be the right answer of this question? B is the right answer. Okay. MCQ 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following best reflects a balanced approach to resolving international conflicts? आपको बैलेंस्ड अप्रोच रिफ्लेक्ट करनी, कौन सा इसमें से बैलेंस अप्रोच दे रहा है, क्या रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को. रीड दी ऑप्शंस. What will be the answer? C. Okay. Part 7. What is the central idea of the editorial regarding tensions between the United States and Iran? जल्दी से रीड करें ऑप्शंस को. क्या है सेंट्रल आइडिया एडिटोरियल का? सी इज द राइट आंसर. ओके, क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर ये सी क्यों है. म्यूचुअल डी एस्केलेशन होनी चाहिए और डिप्लोमेसी होनी चाहिए, नेसेसरी टू अवॉइड ग्लोबल इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक डैमेज. ठीक है, ये हम समझते हुए आ रहे हैं. क्वेश्चन सेकंड देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है? और कुछ इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस आर गिवन. रीड देम एंड गिव मी द आंसर. मोस्ट सूटेबल टाइटल आपको बताना है पैसेज का. ठीक है, ये रहा मोस्ट सूटेबल टाइटल. क्या हो सकता है? सी, बैलेंसिंग कन्फ्लिक्ट एंड डिप्लोमेसी इन स्ट्रेट क्राइसिस. ठीक है, स्ट्रेट यहाँ देखिए, ये वाला स्ट्रेट यूज हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला स्ट्रेट. ठीक है, सो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे. आप लोगों को समझ में आया होगा, पढ़ने में मज़ा भी आया होगा और आपके करंट अफेयर्स भी क्या हुआ है, फ्रेश अप हुआ है. तो इसलिए ये ज़रूरी है पढ़ना, आरसी की प्रैक्टिस करना, इंटरेक्ट करना क्लास में, लाइव सेशन लेना. ठीक है, तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. सब्सक्राइब कर दें जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं. तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, फीडबैक शेयर करें अपने. ठीक है, वीडियो का यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में वीडियो के, और साथ ही साथ जो है बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स मेरी चैनल की तरफ से रहें वो आपको मिल सकें. ठीक है, सो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे अहेड. एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करते रहें सारे टॉपिक्स को, क्वेश्चन आंसर्स को देखें, और वोकैबलरी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इसके अलावा भी मैं आपको वोकैबलरी कराऊंगी. ठीक है, ये तो हिंदू न्यूज़पेपर से जितनी वोकैबलरी असेंशियल होती है एडिटोरियल से, वो मैं आपको देती ही हूँ डेली, लेकिन इसके अलावा भी आपसे वोकैबलरी पूछी जाती है. कैसी आएगी, कहाँ से आएगी, वो सब मैं आपको बताऊंगी. वोकैबलरी वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो आई एम वर्किंग ऑन इट ऑल्सो, साथ बाय साइड. तो जब मैं वीडियो आएगी, जब मैं तैयार हो जाएगी वीडियो, मैं आपको पढ़ाऊँगी. ठीक है, वो सेशन में लूँगी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद, जय भारत.